द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विचार पर थोड़ी गहराई से नजर डालेंगे जिसने हाल के दिनों में काफी ध्यान खींचा है। खासकर आप जानते हैं, व्यक्तिगत विकास की चर्चाओं में दुनिया गई भाड़ में, अपने पे ध्यान दो। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि कुछ लोगों के लिए तो जैसे जीवन जीने का एक नजरिया, एक फलसफा बन गया है। तो आज हम इसी बात की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। क्या ये रवैया वाकई सच में व्यक्तिगत खुशी और मानसिक शांति पाने का एक कारगर रास्ता है, या फिर ये हमें उन जरूरी सामाजिक जुड़ावों और जिम्मेदारियों से कहीं दूर तो नहीं ले जाता जो एक भरपूर जीवन के लिए अहम है? मैं इस नजरिए के पक्ष में अपनी दलीलें रखूंगा, ये मानते हुए कि आत्म सशक्तिकरण के लिए, अपनी राह बनाने के लिए ये जरूरी हो सकता है। जी, और मैं इस सिक्के का कह सकते हैं दूसरा पहलू सामने रखूंगी। मेरा मानना है कि जहां अपने ऊपर ध्यान देना यकीनन महत्वपूर्ण है, वहीं इस विचार का जो एक अतिवादी रूप है, उसे अपनाने में कुछ खतरे भी छिपे हो सकते हैं। मैं ये तर्क दूंगी कि यह रवैया ज़रूरत से ज़्यादा व्यक्तिवाद को शायद बढ़ावा दे सकता है और हमें जीवन की उन वास्तविकताओं से काट सकता है जहां आपसी निर्भरता और सामाजिक सरोकार भी उतने ही मायने रखते हैं। तो ठीक है, मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। देखिए, मेरा मानना है कि दुनिया गई भाड़ में, अपने पे ध्यान दो का ये दर्शन, अगर इसे सही मायने में समझा जाए तो ये व्यक्तिगत उन्नति और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। जैसा कि इस विचार के मूल में कहीं ना कहीं सुझाया गया है, हम अक्सर अपनी जो अनमोल ऊर्जा है वो बाहरी अपेक्षाओं, दूसरों की राय के बोझ और सामाजिक दबावों से निपटने में ही गवा देते हैं। यह विचार हमें याद दिलाता है कि लगातार दूसरों से अपनी तुलना करते रहना, उनके द्वारा परखे जाने का डर रखना और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की जो ये कोशिश है, वो हमारी मानसिक शक्ति को एक तरह से सोख लेती है। और इस चक्कर में हम अक्सर अपने असली सपनों और ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर देते हैं। अपने पे ध्यान देने का असली मतलब सिर्फ बाहरी शोर से कान बंद कर लेना भर नहीं है, बल्कि ये एक सक्रिय प्रक्रिया है। अपनी मानसिक सेहत को प्राथमिकता देना, अपने कौशल को निखारना, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से पहचानना और फिर उनके लिए काम करना, और सबसे बढ़कर अपने आत्मसम्मान को किसी बाहरी मान्यता का मोहताज ना बनने देना। ये हमें भारी दुनिया के नियंत्रण से आज़ाद होकर अपनी शर्तों पर, अपने मूल्यों के अनुसार जीने की स्वतंत्रता देता है। ये नकारात्मकता और बेवजह के तनाव से बचने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है, जिससे व्यक्ति अपनी ऊर्जा को उन चीज़ों पर केंद्रित कर पाता है जो वास्तव में उसके लिए मायने रखती हैं, उसके अपने लक्ष्य, उसकी अपनी खुशी। संक्षेप में कहूँ तो ये अपनी जिंदगी की बागडोर वापस अपने हाथों में लेने का एक आह्वान है। आपकी बात में वजन तो है, और मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि आत्म देखभाल और अपनी प्राथमिकताओं को समझना ये किसी भी स्वस्थ जीवन का आधार है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मेरा नजरिया इस दुनिया गए भाड़ में वाले हिस्से पर थोड़ा, कह सकती हूँ, अलग है। मुझे चिंता इस बात की है कि जब इस दर्शन को इसके चरम रूप में लिया जाता है तो इसके कुछ अनचाहे और शायद नकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं। पहला तो, जैसा मैंने कहा, सामाजिक अलगाव इसका एक बड़ा खतरा है। जब हम बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटने लगते हैं तो हम उन मानवीय संबंधों को खोने का जोखिम उठाते हैं जो हमें सहारा देते हैं, मुश्किल वक्त में काम आते हैं। दूसरा खतरा है बढ़ता हुआ स्वार्थ। यह विचार, जैसा कि आपने भी उल्लेख किया, बाहरी दुनिया, अपेक्षाओं और दूसरों की राय को अक्सर एक नेगेटिव रोशनी में दिखाता है, जैसे कि वे सिर्फ बाधाएं ही हो। पर क्या ये हमेशा सच है? क्या बाहरी दुनिया, हमारा समाज और दूसरों की प्रतिक्रियाएं हमारे विकास के लिए हमेशा अप्रासंगिक या हानिकारक ही होती हैं? ऐसा तो नहीं है। क्या दूसरों की राय अगर वो रचनात्मक हों और सामाजिक अपेक्षाएं अगर वे नैतिक हों, हमें महत्वपूर्ण सबक और सुधार के अवसर नहीं दे सकती? मेरा मुख्य सवाल यही है, क्या ये दर्शन अनजाने में ही सही हमें उन सामाजिक और पारस्परिक जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने का एक बहाना तो नहीं दे रहा जो एक संतुलित और सार्थक जीवन जीने के लिए जरूरी है? क्या आत्म देखभाल के नाम पर ये धीरे धीरे हमें आत्म केंद्रित नहीं बना रहा? मैं समझता हूँ आपकी चिंता कहाँ से आ रही है, बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि इस दर्शन का जो असल जोर है वो पूर्ण अलगाव पर नहीं, बल्कि नकारात्मकता से बचाव और अपनी ऊर्जा के संरक्षण पर है। जब ये विचार कहता है कि जो लोग आपको नकारात्मक ऊर्जा देते हैं उनसे दूरी रखो, या जो तुम्हें लगातार परखते रहते हैं उनकी राय को ज्यादा महत्व मत दो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हर इंसान से कट जाएं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि आप उन संबंधों और विचारों को पहचानें जो आपको नीचे खींचते हैं,
आपकी ऊर्जा नष्ट करते हैं और आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाते हैं। इसी तरह जब ये सीमाएं तय करने या सोशल मीडिया से कुछ समय के लिए दूरी बनाने की बात करता है, तो ये मानसिक शांति और आत्मसम्मान बनाए रखने के व्यावहारिक तरीके हैं। देखिए, जब हम लगातार बाहरी नकारात्मकता, अनावश्यक आलोचना और सोशल मीडिया की उस अंतहीन तुलनाओं से घिरे रहते हैं, तो अपनी मानसिक सेहत को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं है, बल्कि ये आत्मसंरक्षण का एक जरूरी कदम बन जाता है। अपनी सीमाएं तय करना हमें दूसरों द्वारा नियंत्रित होने या उनकी नकारात्मकता का शिकार बनने से बचाता है और अपने आंतरिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। ये अलगाव नहीं है, ये अपनी मानसिक और भावनात्मक जगह को सुरक्षित रखना है। आप इसे आत्मसंरक्षण कह रहे हैं, ठीक है, पर मैं इसे थोड़ा और परखना चाहूंगी। ये दूरी रखना और सीमाएं तय करना सुनने में तो बहुत तर्कसंगत लगता है, लेकिन वास्तविक जीवन में इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है? क्या ये रवैया अनजाने में हमारे सामाजिक समर्थन तंत्र को, हमारे उन रिश्तों के जाल को कमजोर नहीं कर सकता जो मुश्किल समय में हमारा सहारा बनते हैं? क्या स्वस्थ रिश्ते, चाहे वे परिवार के साथ हों, दोस्तों के साथ हों या अपने समुदाय के भीतर हों, मानसिक स्वास्थ्य के लिए उतने ही महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि नकारात्मकता से बचना है? अगर हम हर उस व्यक्ति से किनारा कर लें जो हमें थोड़ी सी भी, मान लीजिए, नकारात्मक ऊर्जा देता है या हमारी किसी बात से असहमत होता है या हमारी आलोचना करता है, तो क्या हम मानवीय संबंधों की जो स्वाभाविक जटिलताएं हैं उनसे भाग नहीं रहे? और क्या हर आलोचना नकारात्मक ही होती है? रचनात्मक आलोचना तो मुझे लगता है विकास के लिए एक अमूल्य उपहार हो सकती है। क्या पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कट जाना या सिर्फ उन्हीं लोगों से घिर जाना जो हमेशा हमारी हाँ में हाँ मिलाएं, वास्तव में स्वस्थ विकास है? या यह अपने चारों ओर एक ऐसी दीवार खड़ी करना है जहां बाहर की कोई अलग आवाज हम तक पहुंच ही ना पाए, जिसे आजकल लोग इको चेंबर या प्रतिध्वनि कक्ष भी कहते हैं, जहां सिर्फ अपनी ही आवाज गूंजती रहती है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, पर मेरा मानना है कि यहाँ उद्देश्य प्रतिध्वनि कक्ष बनाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि अपनी जो सीमित ऊर्जा और ध्यान है उसको सोच समझकर खर्च करना है। ये दर्शन हमें याद दिलाता है कि अपने लक्ष्य तय करो और उनके लिए रोजाना कदम उठाओ। ये हमें उकसाता है कि उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करो जो तुम्हें खुशी देती हैं। असल में ये रवैया हमें बाहरी दुनिया के उस अंतहीन ड्रामे, दूसरों की जिंदगियों की अनावश्यक उठापटक और उन बहसों से हटकर अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों, अपनी महत्वाकांक्षाओं और अपने सपनों पर ध्यान केंद्रित करने की आजादी देता है, जिनसे हमारा सीधा कोई लेना देना नहीं है। देखिए, दुनिया की समस्याएं, दूसरों की राय और सामाजिक नकारात्मकता हमें बड़ी आसानी से अपने चुने हुए रास्ते से भटका सकती हैं। अपने पे ध्यान दो का मतलब यह नहीं है कि आप संवेदनशील हो जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी प्राथमिकताओं को पहचानें और अपनी ऊर्जा वहीं लगाएं जहां से आपको वास्तविक उन्नति और भीतरी संतुष्टि मिलती है। यह सामाजिक जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, बल्कि यह पहले खुद को इतना मजबूत और स्थिर बनाना है कि आप बाद में समाज या दूसरों के लिए अधिक प्रभावी ढंग से योगदान दे सकें। आप इसे इस तरह देख सकते हैं जैसे पहले अपना आधार मजबूत करें, फिर दूसरों की मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। मैं व्यक्तिगत लक्ष्यों के महत्व को और उन पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत को पूरी तरह स्वीकार करती हूँ, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहीं पर मुझे एक संभावित फिसलन नजर आती है। क्या ये दुनिया को भाड़ में जाने देने का रवैया हमें अपनी उन सामाजिक, पारिवारिक या नैतिक जिम्मेदारियों से आंखें मूंदने का एक सुविधाजनक बहाना नहीं दे सकता, जिनसे हम शायद बचना चाहते हों? व्यक्तिगत स्वतंत्रता बेशक बहुत कीमती है, मैं मानती हूँ, लेकिन क्या इसका मतलब सामाजिक अनुबंध से, यानी समाज के प्रति हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उनसे पूरी तरह मुक्ति पा लेना है? हम सब एक समाज का हिस्सा हैं, है ना? क्या हम वाकई यह कह सकते हैं कि दूसरों की समस्याओं, सामाजिक अन्याय या अपने आसपास की दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसकी परवाह किए बिना केवल अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना ही सही या कहिए नैतिक रास्ता है? क्या ये रवैया धीरे धीरे हमारे अंदर सहानुभूति और सामूहिकता की भावना को कम नहीं करता? वो भावना है जो किसी भी स्वस्थ समाज की नींव होती हैं। स्वतंत्रता
और जिम्मेदारी के बीच एक बहुत नाजुक संतुलन होना चाहिए। मुझे चिंता है कि ये दर्शन अगर बिना सोचे समझे अपनाया जाए तो उस संतुलन को बुरी तरह बिगाड़ सकता है और हमें एक ज्यादा आत्मकेंद्रित समाज की ओर ले जा सकता है। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ कि यह संतुलन बिगाड़ता है, बल्कि मेरा मानना है कि यह संतुलन बनाने में मदद करता है, लेकिन शुरुआत खुद से करके। देखिए, ये दर्शन सिर्फ एक खोखला विचार या भावना नहीं है, ये व्यावहारिक कदम भी सुझाता है, जैसे रोजाना की एक दिनचर्या बनाना जिसमें शायद ध्यान या व्यायाम जैसी गतिविधियां शामिल हों जो मन को शांत रखें, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से लिखना ताकि वे धुंधले ना पड़ें, अपनी सीमाएं तय करना ताकि दूसरे आपका फायदा न उठा सकें। ये कदम हमें अनुशासन सिखाते हैं और जीवन में नियंत्रण की भावना वापस लाते हैं। ये अतिव्यक्तिवाद नहीं है, ये आत्म प्रबंधन है, अपने जीवन को व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण बनाना। जब आप मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, जब आप अपनी सीमाओं को जानते हैं और जब आप अपने लक्ष्यों के प्रति स्पष्ट होते हैं, तभी आप दूसरों के लिए या समाज के लिए प्रभावी ढंग से कुछ कर पाने की स्थिति में होते हैं। ये वही सिद्धांत है जो अक्सर हवाई जहाज में बताया जाता है कि आपात स्थिति में पहले ऑक्सीजन मास्क खुद पहनो, फिर दूसरों की मदद करो। अगर आप खुद ही बिखरे हुए हैं, अपनी ऊर्जा गंवा चुके हैं, तो आप किसी और की मदद कैसे करेंगे? यह दर्शन जीवन की जटिलताओं को सरल नहीं बनाता, बिल्कुल नहीं, बल्कि यह हमें उन जटिलताओं से निपटने के लिए एक मजबूत आंतरिक आधार बनाने का तरीका सुझाता है। सैद्धांतिक रूप से ये कदम निश्चित रूप से अच्छे लगते हैं और आत्म प्रबंधन का महत्व भी निर्विवाद है। मैं भी मानती हूँ कि खुद को मजबूत बनाना जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं बार बार व्यावहारिकता के सवाल पर लौट आती हूँ। क्या वास्तविक जीवन में, जहां हम सब एक दूसरे से इतने गहरे जुड़े हुए हैं, दफ्तर में सहकर्मियों और अधिकारियों के साथ, परिवार में सदस्यों की ज़रूरतों और उम्मीदों के साथ, समाज में एक नागरिक के तौर पर अपनी भूमिकाओं के साथ, क्या हमेशा बाहरी दुनिया को, बाहरी लोगों की राय और ज़रूरतों को पूरी तरह नज़रअंदाज करना संभव भी है या उचित है? क्या किसी सहकर्मी की दी हुई प्रतिक्रिया, किसी अधिकारी का दिया गया सुझाव या परिवार की कोई ज़रूरत हमेशा दुनिया का ड्रामा या नकारात्मकता ही होती है जिसे नज़रअंदाज कर देना चाहिए? क्या यह रवैया जीवन की उन महीन और जटिल आपसी निर्भरताओं को अत्यधिक सरल नहीं बना देता, जहां हमें अक्सर दूसरों की ज़रूरतों, उनकी अपेक्षाओं और उनके विचारों के साथ तालमेल बिठाना पड़ता है, कभी-कभी समझौता भी करना पड़ता है? वो संतुलन कहाँ है? आंतरिक संसार पर केंद्रित है और बाहरी दुनिया को लगभग एक बाधा के रूप में ही चित्रित करता है। मैं यह मानता हूं कि बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटना न तो संभव है और न ही शायद इस दर्शन का असल उद्देश्य है। मुद्दा ये नहीं है कि आप बाहरी दुनिया को मिटा दें, मुद्दा ये है कि आप प्राथमिकता किसे देते हैं। यह दर्शन हमें उकसाता है कि अपनी ऊर्जा, अपने विकास, अपनी खुशी में निवेश करो। इसका गहरा अर्थ यह है कि बाहरी मान्यता, दूसरों की तारीफ या आलोचना ये सब अस्थायी है, जबकि आंतरिक संतुष्टि, अपने मूल्यों पर चलना, ये ज्यादा स्थायी और मजबूत आधार है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप किसी की सुने ही नहीं या हर सलाह को ठुकरा दें, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप बाहरी प्रतिक्रिया को अपने आत्ममूल्य का आधार ना बनने दें। आत्म सुधार का मतलब है अपने अंदरूनी दिशा निर्देश, अपने मूल्यों और लक्ष्यों के प्रति ईमानदार रहना। अगर बाहरी प्रतिक्रिया आपके लक्ष्यों के अनुरूप है, रचनात्मक है और आपके विकास में सहायक है, तो उसे जरूर स्वीकार किया जा सकता है, क्यों नहीं? लेकिन अगर कोई प्रतिक्रिया आपको लगातार नीचे खींचती है, आपके आत्मविश्वास को चोट पहुंचाती है, आपको आपके रास्ते से भटकाती है या सिर्फ आपको नियंत्रित करने का प्रयास है, तो उसे नजरअंदाज करने का, उससे दूनी बनाने का अधिकार आपके पास होना चाहिए। ये अपनी ऊर्जा को संरक्षित करने और उसे सही दिशा में यानी अपने विकास में लगाने के बारे में है, ना कि हर बाहरी आवाज के पीछे भागने के बारे में। लेकिन क्या बाहरी प्रतिक्रिया, चाहे वो हमारे सहकर्मियों से आए, दोस्तों से या परिवार से ही क्यों न हो, अक्सर हमारे आत्म सुधार के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती? क्या हम हमेशा अपने व्यवहार और उसके दूसरों पर पड़ने वाले प्रभाव को पूरी तरह निष्पक्ष होकर देख पाते हैं? मुझे तो नहीं लगता। कई बार हमें अपनी अंध जगहों या उन कमियों को देखने के लिए दूसरों के आईने की जरूरत पड़ती है जिन्हें हम खुद नहीं देख पाते। अगर हम हर आलोचना, हर असहमति या हर उस प्रतिक्रिया को जो हमें थोड़ी असहज करती है,
उसे तुरंत नकारात्मकता या दुनिया का ड्रामा कहकर खारिज कर देंगे, तो क्या हम आत्म सुधार के उन बहुमूल्य अवसरों से चूक नहीं जाएंगे जो हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद कर सकते हैं? पूरी तरह से आत्म केंद्रित होने का एक बड़ा खतरा ये भी है कि हम आत्मसंतुष्ट हो सकते हैं, अपनी कमियों को स्वीकार करने से इनकार कर सकते हैं और अपने व्यवहार के उन पहलुओं को नजरअंदाज कर सकते हैं जिन्हें वास्तव में सुधारने की जरूरत है। क्या सच्ची प्रगति और समझ सिर्फ आंतरिक संतुष्टि से ही आती है या बाहरी दुनिया के साथ एक स्वस्थ, ईमानदार और यथार्थवादी आदान प्रदान से भी विकसित होती है? मुझे लगता है कि ये दर्शन इस दूसरे पहलू पर, यानी बाहरी प्रतिक्रिया की सकारात्मक और जरूरी भूमिका पर शायद उतना जोर नहीं देता जितना देना चाहिए था। अंततः मेरा पक्ष यही है कि अपने पे ध्यान दो का यह दर्शन, अगर इसकी गहराई और इसके संतुलन को ठीक से समझा जाए, तो ये बाहरी दबावों, अनावश्यक नकारात्मकता और भटकावों से मुक्त होकर एक केंद्रित, उद्देश्यपूर्ण और मानसिक रूप से स्वस्थ जीवन जीने का एक शक्तिशाली साधन प्रदान करता है। यह आत्मनिर्णय, आत्मसम्मान और व्यक्तिगत विकास को सबसे आगे रखता है, जो कि मेरे विचार में किसी भी सार्थक और संतुष्ट जीवन की अनिवार्य नींव है। यह हमें सिखाता है कि हमारी खुशी और शांति की कुंजी बाहरी परिस्थितियों या दूसरों की राय में नहीं है, बल्कि हमारी अपनी आंतरिक स्थिति, हमारे अपने चुनाव और हमारी अपनी प्राथमिकताओं में निहित है। और मेरा निष्कर्ष ये है कि जबकि आत्म देखभाल, अपनी सीमाएं निर्धारित करना और व्यक्तिगत लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना निस्संदेह आवश्यक और महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं, दुनिया गई भाड़ में जैसे अतिवादी दृष्टिकोण को बिना सोचे समझे अपनाने में हम सामाजिक जुड़ाव, सहानुभूति और अपनी व्यापक जिम्मेदारियों की अनदेखी करने के गंभीर जोखिम में पड़ सकते हैं। एक पूर्ण और संतुलित जीवन के लिए हमें आत्मकेंद्रितता और सामाजिक अंतर्निर्भरता के बीच, यानी अपने प्रति ध्यान और दूसरों के प्रति सरोकार के बीच एक बहुत ही सूक्ष्म और निरंतर संतुलन बनाने की आवश्यकता है। ये दर्शन हमें आत्म प्राथमिकता के महत्व की याद दिलाने में उपयोगी हो सकता है, हाँ, लेकिन शायद ये उस जरूरी संतुलन को साधने की जटिलता और उसके तरीकों को पूरी तरह से संबोधित नहीं करता। यह तो स्पष्ट है कि इस दृष्टिकोण को लेकर दोनों ही पक्षों में मजबूत तर्क मौजूद हैं। यह विचार हमें कम से कम इस बात पर गहराई से सोचने पर तो मजबूर करता ही है कि हम अपनी ऊर्जा कहाँ लगा रहे हैं और हमारी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। यह आत्मचिंतन के लिए एक उपयोगी शुरुआती बिंदु तो है ही। बिल्कुल, और इन विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करना ही हमें इस विषय की जटिलता को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। हर व्यक्ति के लिए इसका अर्थ और प्रभाव अलग हो सकता है, और शायद सही रास्ता, जैसा अक्सर होता है, इन दोनों सिरों के बीच कहीं संतुलन खोजने में ही है। निश्चित रूप से इस विचार में और भी बहुत कुछ है जिस पर आगे सोचा जा सकता है और विमर्श किया जा सकता है।